मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारी इकाई 8वीं है, जिसमें सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, तो उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में देखिए, सरकारी बजट क्या होता है और उसका अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से बजट जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत हमको देखना है कि पहले तो हम देखेंगे बजट क्या है। बजट जो शब्द है ये बजटे फ्रेंच शब्द है, इसको बजटे से लिया गया है, जिसमें एक प्रकार से ये कह लीजिए कि जो हमारा बजट होता है वो छोटी सी अर्थव्यवस्था, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बजटे का शब्द जो है एक थैले से प्रस्तावित है। तो इसको हम एक प्रकार से, पहले मैं बजट का अर्थ ही अच्छे से बता देती हूँ आप लोग को। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजटे से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटे से थैले में है। यानी इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो इंग्लैंड का चांसलर था, राजकोष का चांसलर, वो प्रत्येक वर्ष क्या करता था, लोकसभा में आर्थिक प्रस्ताव जो है एक थैली में लेकर आया करता था। बस वही से ये थैली का वाला जो शब्द है, मतलब यहाँ से बजट से उसको जुड़ जोड़ दिया गया है। तो वो क्या हमेशा जब भी आता था तब वो थैली में लेकर आता था। तो ये इस प्रकार बजट को एक आर्थिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आज भी ये प्रथा आज भी चली आ रही है, और इसमें क्या होता था, सरकार की आय व्यय का ब्यौरा। वास्तव में वो जो थैले में जो दस्तावेज लेके आते थे, उसमें सरकार की आय व्यय का विवरण होता था। इस प्रकार बजट जो है सरकार की आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण है। सरकारी बजट बोला जा रहा है, यानी सरकार का बजट, सरकार के बजट का संबंध हो रहा है राजस्व से, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे सरकार कितना उसकी आय क्या है, उसकी प्राप्तियां क्या है, और उसके आधार पे उसके खर्चे क्या है, उसका पूरा ब्यौरा होता है। और यह जो अवधि होती है, इसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाओं को सरकार, जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था है, इसको निर्धारण करता है। बजट नीति जो है सरकार के आय व्यय और ऋण संबंधी नीतियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है, इनको आप पहचान रहे होंगे, है ना, निर्मला सीतारमण जी। श्रीमती निर्मला, माननीय निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री भी है। इनके हाथ में जो बैग आप देख पा रहे हैं, यही आपका बजट वाला बैग है। यह शब्द जो है बोजेट से बना है, और इसको बोजेट से बन गया बजट। और बजट का मतलब है चमड़े का थैला। लेकिन कुछ समय पश्चात जो देखिए उसको उपयोग भी किया जाता था, तो वो लाल बैग में पेश हुआ होता था। तो इसलिए आज भी उसका प्रचलन है। लेकिन बाद में चमड़े के बैग में, मतलब चमड़े के बैग में पेश हुआ था पहला बजट, जो इंग्लैंड के चांसलर जो थे, राजस्व के चांसलर, वो लेकर आते थे 1860 में। इसके बाद में इसकी जो हिस्ट्री बता रहे हैं, 1860 में इसका लकड़ी का बक्सा बनाया गया। यानी अब जो बैग हो गई वो लकड़ी के बॉक्स जैसी हो गई, और बक्से पर भी किसी प्रकार का रंग जो है वो लाल रंग का ही चमड़ा चढ़ाया गया था। और आज भी यह परंपरा लागू है। देखिए, आज भी बैग है, लेकिन वो लाल रंग का ही बैग है। तो इस प्रकार जो है यह बजट का निर्धारण करता है। उसके बाद देखते हैं हम बजट की विशेषताएं। देखिए, बजट की विशेषताएं, वर्तमान में देखिए जो भी बजट है, प्रत्येक बजट को वित्तीय वर्ष में पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्यों बजट को पेश करना आवश्यक है। तो बजट जो होता है वो उद्देश्यों पर आधारित होता है। देखिए, हम इसको बहुत अच्छे से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप लोग का फैमिली बजट, हम लोग जब आपके पिताजी घर में कुछ कमाई करके लाते हैं, तो माँ और पिताजी दोनों जो है उन पैसों को किस प्रकार से घर में खर्च करना है, कहाँ किस प्रकार से खर्च, मतलब कितने पैसे आए हमारे पास में, और उसको हमने कहाँ कहाँ खर्च करना है, कुछ खास चीजों पे हमको उसको रखना है। तो ये सारा जो, ये सब बजट की एक प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो ये हम छोटे पैमाने पे देखते हैं, जिसको हम फैमिली बजट कहते हैं।
इसी प्रकार बजट जो होता है बड़े पैमाने पे जब करते हैं, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बजट यानी सरकार का बजट होता है। तो यह उद्देश्यों पर आधारित होता है, यानी सरकार बजट का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाती है, ताकि बजट को नियोजन के साथ समन्वित कर सके। सरकार के पास जो राजस्व से जो आय प्राप्त हुई है, उन आय को वो किस प्रकार से कहाँ किन योजनाओं पे खर्च करेगी, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्यों पर आधारित होता है। फिर विवेकपूर्ण प्रभाव। ऐसे नहीं होता है कि पैसे हैं मतलब कहीं पर भी आप खर्च कर लो, है? इसका विवेकपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। यानी बजट का निर्माण बहुत ही सोच समझ के लिया गया निर्णय होता है। जो नियोजन किया जा रहा है, वो कहाँ आवश्यक है, कितनी मात्रा में उसका वहां पर निर्धारित करना आवश्यक है, वो सारी चीजों को सोच समझ के किया जाना होता है। मतलब जैसे हम एक मुहावरा भी बोलते हैं, कहावत है, जितने अपनी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारना पसारना चाहिए। तो उसी आधार पे मतलब हमारे आय के स्रोत कितने हैं, आय के स्रोत के आधार पे हमको खर्चों को मैनेज करना होता है। तो ये खर्च जो है और इससे कितने लोगों को फायदा, देखिए अब वो तो हमारा फैमिली बजट में बिल्कुल इस चीज को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सरकार कार्य करती है तो सरकार के कार्य होते हैं सार्वजनिक हित के कार्य। तो उसमें सरकार जो है इस प्रकार के कार्यों को करने की कोशिश करती है, उसका निर्माण बजट का नियोजन जो इस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पर सभी वर्ग को फायदा मिले, यानी गरीब को अलग फायदा मिले तो अमीर को भी उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और देश में जो है जैसे कर भी निर्धारित होता है तो इसी आधार पे होता है, जिनकी ज्यादा संपत्ति है, जिनकी आय ज्यादा है, उनके आयकर अधिक होता है। और जैसे अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जो ज्यादा उपभोग वो करता है, जिन वस्तु का ज्यादा विलासिता के इसमें जीवन जीता है, बहुत बाहर का खाना वगैरह इधर सब ये सब चीजें करता है, तो वो ज्यादा टैक्स भरता है। यानी कर की वसूली भी जो है यहाँ पे विवेकपूर्ण ढंग, यानी उसका निर्माण भी इस प्रकार से हुआ कि कर की वसूली से गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बिना भेदभाव के समान रूप से की जाती हैं। इसलिए ये विवेकपूर्ण प्रभाव यहाँ पे दर्शाना आवश्यक है। फिर उत्पादन को प्रोत्साहन। सरकारी बजट का निर्माण देश के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, और देश का वह आर्थिक विकास जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन अधिक से अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलने के लिए बजट बनाया जाता है। फिर महत्वपूर्ण देश, जो दूसरा पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण, नेक्स्ट पॉइंट, देश के आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ताकि देश जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। यानी आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन। फिर सामाजिक न्याय। सामाजिक सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, इसकी विशेषता रहेगी कि जनता के हित का कार्य हो, सार्वजनिक हित के कार्य यहाँ पर दिए देखे जाते हैं। फिर ये जो पॉइंट है घाटे का बजट, ये वाला पॉइंट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पारिवारिक बजट, फैमिली बजट यदि बनाते हैं तो उसमें ये चीज हम नहीं करते हैं, घाटे का बजट नहीं होता है। लेकिन सरकार जो है ये बजट बना सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो कार्य कर रही है वो सार्वजनिक हित का कार्य कर रही है। वो आज यदि कहीं बहुत बड़ा उद्योग उसको संचालित करना हो रहा है और उसका बजट उतना नहीं है, तो भी वह मान लीजिए कहीं से ऋण की व्यवस्था करके इस प्रकार से वो क्या कर सकती है कि एक नया उद्योग स्थापित कर सकती है, जो आज नहीं भविष्य में आमदनी के स्रोत पैदा करेगा, बहुत से लोगों को वहां से रोजगार मिलेगा। यानी देश में तेजी से आर्थिक विकास और समाज के कल्याण के लिए घाटे के बजट बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में संतुलित करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए वो संतुलित कैसे, देखिए सरकार जो है, यदि हम राजस्व की बात करते हैं तो सरकार जो है पहले व्यय देखती है और फिर आय के स्रोत भी निर्माण कर सकती है। सरकार के आय के स्रोत बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इंसान के नहीं, क्योंकि व्यक्ति जितना कमा रहा है अचानक से उसको आवश्यकता पड़ गई तो वो अचानक से उसकी कमाई उस कुछ दिनों के लिए नहीं बढ़ेगी, तो उसको ऋण वगैरह और कई माध्यम से आपको पैसों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन सरकार जो है
व्यय के साथ-साथ आय के स्रोत बढ़ा सकती है। करों में परिवर्तन करके कर सकती हैं या मतलब उसके पास में लोन की सुविधा भी बहुत अच्छे से हो सकती है। कहीं न कहीं वो अपने आय में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए घाटे का बजट बनाना सरकारी बजट में शामिल किया जा सकता है और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आर्थिक विकास और समाज संबंधी कल्याण के कार्य ज़्यादा होंगे। अब बजट की आवश्यकता क्यों है? देखिए बजट की आवश्यकता जो होती है, वो है सरकारी गतिविधियों में वृद्धि। सरकारी गतिविधियों में वृद्धि यानी कई वर्षों से देखिए सरकारी गतिविधियां यानी इसके अंतर्गत सरकार बहुत सारे कार्य करती हैं और उन सब कार्यों का जो क्रियान्वयन किया जाता है, तो वो क्रियान्वयन यदि सरकार वहां पर बजट में कुछ निर्धारित नहीं करे, तो सरकार की जो गतिविधियां वो कैसे बढ़ेगी? बहुत से लोकहित के जो कार्य हैं, जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो मोस्टली सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो उन गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए बजट की एक आवश्यक राशि निर्धारित करना आवश्यक है। जैसे आप ये कह लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सारे कार्य जो है ज़्यादातर मोस्टली सरकारी गतिविधियों में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बजट की अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। तो सरकारी गतिविधियों में वृद्धि लाने के लिए। फिर उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उत्पादन में वृद्धि कैसे? बजट संबंधी नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है? उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग करती है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को भी वो आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। कई प्रकार के अनुसंधान कार्य में भी प्रोत्साहन दे सकती हैं। इस प्रकार से बजट जो है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। फिर समस्याओं के समाधान में देखिए आर्थिक विकास को जब प्रेरित करना होता है तो कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। जैसे यहाँ पर समस्याएं आर्थिक समस्याएं होती है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन। तो ये जो समस्याएं आती हैं मुद्रा से संबंधित, उसके समस्याओं को समाधान के लिए भी बजट की आवश्यकता है। फिर है आपका आय की असमानता को कम करना। बजट संबंधी नीति से आय एवं धन के विनिमय की असमानता को भी कम किया जा सकता है। जैसे कर लगाने के जो निर्धारित तरीके हैं, कर कई प्रकार के होते हैं। कर में आपका अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर ये 2 प्रकार है। इसके अंतर्गत और भी कई प्रकार होते हैं और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं जीएसटी लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे संपत्ति से संबंधित होते हैं या व्यक्ति प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पे लगाए जा रहे हैं उसी व्यक्ति को चुकाना होता है। जैसे संपत्ति कर हो गया, आय कर हो गया। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो किसी वस्तु को खरीदने से जब हम उसका जो मूल्य बढ़ता है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो करों का निर्धारण जब किया जाता है, वो भी इसी आधार पे किया जाता है कि गरीब वर्ग पर अतिरिक्त करों का बोझ ना पड़े और अमीर वर्ग कर चुकाने में सक्षम जो है, वो कर अच्छे से चुका पाए। तो इस प्रकार से आय की असमानता को करों के माध्यम से कम करने की कोशिश की जाती है, ये बजट के माध्यम से होता है। फिर कार्यकलापों की सूचक बजट सरकार के कार्यकलापों की सूचक होती है, यानी उसके आय के नियोजित ढंग से किस प्रकार से वो नियोजन कर रही हैं, किस प्रकार से उस आय का अच्छा प्रयोग कर रही हैं, ये उसकी क्रियाएं, कार्यकलाप, उसकी सूचित उसको देखते हुए हम उसकी कार्य रचना को देख सकते हैं, यानी उसकी कुशलता को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बजट जो है, ये बजट की आवश्यकताएं हैं। फिर है बजट के उद्देश्य। भावी विकास भविष्य में होने वाले विकास के लिए यदि घाटे का भी बजट बनाया जा रहा है तो बिल्कुल विवेकपूर्ण निर्णय है। भविष्य में वहां से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक रोजगार, आर्थिक संपदा आर्थिक समानताएं बढ़ेंगी। इस प्रकार से भावी विकास के लिए बजट महत्वपूर्ण है। संसाधनों का पुनः आवंटन संसाधनों का यानी जो बाजार की जो शक्तियां है, जो संसाधन हैं, उनका कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, यानी उत्पादन के सभी संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। जितना जिस राज्य में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग होना चाहिए सही मात्रा में। तो इस प्रकार से उनका आवंटन, पुनः आवंटन करना, अतिरिक्त उनके लिए सहायता प्रदान करना,
ये सारे कार्य बजट के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर तीसरा है आय व्यय का अनुमान। बजट के माध्यम से ही देश की कुल आय एवं कुल व्यय का अनुमान लगाया जाता है और इनके और आय और व्यय की प्राप्ति के साधन, आय की प्राप्ति के साधन भी खोजे जाते हैं। फिर नियोजन संबंधी उद्देश्य। नियोजन संबंधी उद्देश्य जो है, वो जो बजट बनाया जाता है, वो नियोजन एक विवेकपूर्ण निर्णय है। वो इस प्रकार से सोच के बनाया जाता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक हित के कार्य हों। यदि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो और वहां पे देखिए बड़े उद्योग भी हम नहीं लगा सकते हैं, यदि वहां पे आसपास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है उद्योगों के लिए, तब वहां पर किस प्रकार से रोजगार को लोगों तक के पहुंचाया जाए। तो वहां लघु उद्योगों की क्षमता बढ़ाई जा सकती, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यानी लोगों को संपन्न बनाने के लिए बजट के माध्यम से नियोजन करना होता है। तो ये नियोजन संबंधी उद्देश्य जो है, बजट को ऐसा नहीं कि वहां कुछ नहीं है तो वहां कार्य नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रदेश उन्नत होंगे तो हमारे देश की उन्नति है। तो इस बजट को समानता के आधार पे, और जो कुछ राज्य जो है वो पहले से ही उन्नत है, तो वहां पे थोड़ा कम दिया जाएगा, जो पिछड़ा हुआ है वहां पे ज्यादा बजट का व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से नियोजन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करता है। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण यानी आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए उसके पुनः वितरण का प्रयास करती है। यानी अमीरों पर ऊंचे कर और गरीब वर्ग के लिए कल्याण के लिए कार्य, क्योंकि जो कर के माध्यम से जो पैसे आते हैं, उसी से कल्याणकारी कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से अधिक कर लगा के, अमीर वर्गों को अधिक कर लगा के वो आय प्राप्त हो रही है, और फिर उसका संपत्ति का पुनः वितरण, यह जो इनकम आई है उसको गरीबों के कल्याण के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जो सड़कें बनाई जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है, शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है, इस प्रकार से उसको संपत्ति का वितरण किया जाता है। फिर आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता मतलब मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ आय व रोजगार के ऊंचे स्तर को निर्धारित करती है, मंदी नहीं होने देती है, महंगाई को बढ़ने नहीं देती है। यानी आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश की जाती है बजट के माध्यम से। वो कैसे? यदि ज्यादा स्फीति, मुद्रास्फीति का दौर चल रहा है तो ब्याज की दरें ज्यादा हो जाएगी। ठीक मंदी का हो गया, मंदी का दौर चल रहा है तो साख की मात्रा कम ब्याज पे आपको निर्धारित की जाएगी, यानी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार बजट के माध्यम से आय व्यय का ब्यौरे के आधार पे आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ये उद्देश्य इसके लिए बजट के। फिर सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि निजी उद्योग होता है तो उसमें निजी कुछ दोष भी उत्पन्न होने लगते हैं। पूंजीगत मतलब आपकी पूंजीपति राष्ट्र में जो जैसे दोष उत्पन्न होते हैं, तो वहां पे उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, शोषण होने लगता है। लेकिन सार्वजनिक उद्यम स्थापित होने से बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है और सारी चीजें बैलेंस्ड रहती हैं। यानी एकाधिकार जो है वो कम होता है और कई प्रकार से लोगों की सुविधा के लिए कार्य किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम देखते हैं, जितने भी रक्षा क्षेत्र का जो उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सब सरकार के अधीन है। यदि ये निजी उद्योगपतियों के हाथ में चला गया तो यहाँ पे कीमतों में स्थिरता नहीं रहेगी और इसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं रेलवे, जो आज भी सरकार के अधीन में है, केंद्र सरकार के अधीन में है। यदि रेलवे का भी निजीकरण हो गया, जैसे बसों का निजीकरण होने से क्या होता है, हमको वहां पे अधिक कीमतें देना होता है, और यदि इसका भी हमने निजीकरण होने लग गया तो यहाँ पर भी कीमतों में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सार्वजनिक उद्यम ऐसे बड़े बड़े उद्योगों का प्रबंध करती है जहां लोगों के हित के लिए कार्य किया जाता है। तो ये बजट जो है, ये बजट ही निर्धारित करती है कि कहाँ सार्वजनिक उद्यमों पे कितना खर्च किया जाना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेल बजट जो है पहले प्रस्तुत होता है, वो रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना, और बाकी जो बजट है आपका वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अब देखिए बजट की प्रक्रिया, किस प्रकार से बजट बनता है। तो पहला आया बजट की तैयारी। बजट की प्रक्रिया में बजट की तैयारी सबसे पहले
बजट सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सभी मंत्रालयों को सूचित कर दिया जाता है। इसमें सभी जो मंत्रालय है उसको सूचित कर दिया जाता है। पहले तो ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? प्रशासन विभाग के द्वारा। बजट का निर्माण प्रशासन विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। सभी मंत्रालयों के प्रशासन विभाग को 3 वर्षों की आय व्यय का ब्यौरा मांगा जाता है। यहाँ पे 3 वर्षों का आय व्यय का विवरण सभी विभाग का है ना। तीन वर्षों का आय व्यय विवरण ये प्रशासन विभाग के पास आएगा और इससे प्राप्त अनुमानों के आधार पर इसको वित्त मंत्री के पास भेजा जाता है ना। तो ये हो गई बजट की तैयारी, ये पूर्व से ही चालू हो जाती है। दूसरा है बजट पर मतदान। बजट पे जब बजट सर्वप्रथम क्या होता है, संसद के निम्न सदन में रखा जाता है। बजट रखने से पूर्व वित्त मंत्री देश की सामान्य स्थिति, आर्थिक स्थिति पर एक भाषण देता है। यानी देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को पहले बताता है और उसके आधार पर जो उसके पास सब विभागों से अनुमान जो आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुमानों के आधार पर विभिन्न राशियां दिखाई जाती हैं। अब कुछ दिनों में यहाँ पे फिर इसके बाद में बहस होती है। मतलब वो भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका दिन निर्धारित किया जाता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, फिर यहाँ पे चर्चाएं होती, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। इस प्रकार से वहां पर मत दिया जाता है और जब बहस समाप्त हो जाती है तो मांग को मत के लिए रखा जाता है। पहले बहस होती है, फिर मत के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद में जिस जिस चीज पर बजट का प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर मतदान होता है और मत होने के बाद, अधिक लोगों का मतदान होने के बाद उसको स्वीकृति मिलने लगती है। फिर आता है कटौती प्रस्ताव। देखिए कटौती प्रस्ताव जो होता है, कई बार ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्ति को मना कर देना, यानी जो नहीं उसको स्वीकार नहीं करना बजट को। नाम मात्र की कटौती, यानी उसमें थोड़ी सी कटौती। मान लीजिए कहीं पे कुछ करोड़ रुपए का, मतलब 2000 करोड़ का निवेश कहीं करना है या कहीं पे स्वीकार किया गया किसी राज्य के लिए, तो इस पूर्ति को मना कर दिया जा सकता है। छोटी मोटी को मना किया जा सकता है। किसी में कुछ कटौती कर ली जाए, यानी उसका 2000 करोड़ की बजाय कुछ कम 1500 करोड़ रुपए का स्वीकार किया जा सकता है, नाम मात्र की कटौती की जा सकती है। किसी में मितव्ययिता की कटौती। तो इस प्रकार से कटौती प्रस्ताव भी किया जा सकता है। यानी दूसरे लोग जो हैं, अन्य मंत्री जो है, उसका समर्थन किस प्रकार से करते हैं, क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, उस आधार पे यहाँ पे कटौती प्रस्ताव होता है। फिर समायोजन बिल। समायोजन बिल अनुदानों के पश्चात भारत के संयुक्तिकरण कोष से समायोजन करने के लिए एक बिल लोकसभा में रखा जाता है, जिसे समायोजन बिल कहते हैं। यानी ये उस प्रकार से कह लीजिए, क्योंकि सरकार कई क्षेत्र में अनुदान प्रदान करती है। वो जो अनुदान यानी सहायता प्रदान की जा रही है, उसके लिए बिल प्रस्तुत करना होता है, जो आपके कोष से, सरकार के कोष से निर्धारित होते हैं और उसी को समायोजित किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है समायोजन बिल। कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, उसको किस मद में लिया जाएगा, उसका बिल को जो प्रस्तुत करना है वो समायोजन बिल होते हैं। फिर अतिरिक्त अनुदान। कई बार क्या होता है, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसी राज्यों को अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता होती है। किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी होने लग रही है तो वहां अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। तो यहाँ पर भी इसकी अतिरिक्त मांग जो की जा रही है वो कहलाता है अतिरिक्त अनुदान। मान लीजिए पहले कुछ करोड़ रुपए जो है वो अनुदान के लिए हमेशा से दिए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि अतिरिक्त आवश्यकता पड़ रही है, तो अतिरिक्त अनुदान को भी यहाँ पर सदन में पेश किया जाता है। तो ये अतिरिक्त अनुदान है। फिर आता है पूरक बजट। पूरक बजट आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में रखा जाता है। यानी पूरक बजट जो है ये सामान्य संसद में जो बजट सत्र चलता है उस समय नहीं,
बीच में भी आपका पूरक बजट रखा जा सकता है। ये आपातकालीन परिस्थितियों में निर्धारित होता है। ठीक उसी प्रकार पूरक अनुदान, ये भी आपातकालीन स्थिति में ही निर्धारित किया जाता है। तो ये हो गया पूरक अनुदान। इसके लिए भी कुछ आवश्यक कार्यवाही करनी होती है और वह स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है, तो मतलब जितना खर्चा करना था उससे ज्यादा खर्चे की आवश्यकता हो रही है, तो पूरक अनुदान मांगा जाता है। तो इस प्रकार से ये बजट की प्रक्रियाएं हैं। अब बजट के कुछ तत्व है, उस तत्वों को ध्यान दीजिए। संगठक, जिसको हम कहते हैं बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये बजट के संगठक है। देखिए बजट प्राप्तियां पहला, कि बजट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, बजट में पैसे के साधन जो मुद्रा आ रही है वो कहाँ से आ रही है और किस प्रकार से व्यय हो रहा है। तो बजट प्राप्तियां दो प्रकार की है, एक होती है सार्वजनिक प्राप्तियां, दूसरी होती है राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिसमें ना तो सरकार की देनदारी में कोई वृद्धि होती है और ना ही इनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई वृद्धि कमी आती है। देखो, ना तो देनदारी बढ़ रही है और ना ही परिसंपत्ति में कोई कमी आएगी। यह सरकार के सभी स्रोतों से चालू आय प्राप्तियां है। यह है राजस्व प्राप्तियां, यानी कोई देनदारी नहीं बढ़ रही है और ना ही कोई संपत्ति में परिसंपत्ति में किसी प्रकार की कमी आ रही है। अब आती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें देनदारियों में वृद्धि हो रही है। यहाँ देनदारियों में वृद्धि होगी और सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आएगी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, ऋणों की वसूली और विनिवेश, ये चीजें आती हैं पूंजीगत प्राप्तियों में। अब बजट व्यय देखिए, बजट व्यय भी उसी प्रकार से दो प्रकार है, एक है आपका राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकारी प्रशासनिक विभाजनों के संचालन और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है। संचालन व्यय, एक प्रकार से हम कहेंगे इसको सरकारी और प्रशासनिक संचालन व्यय। ऐसे खर्चे का उद्देश्य सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए होता है। यह खर्चे प्रायः नियमित होते हैं, यानी सरकारी कार्य में गति लाने के लिए संचालन के व्यय करने होते हैं। ये व्यय राजस्व व्यय कहलाते हैं। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे सरकार के द्वारा जमीन खरीदी जा रही है, मशीनरी कुछ ली जा रही है, निगमों के शेयर वगैरह खरीदे जा रहे हैं जो बाद में आपको फायदा करेंगे। तो पूंजीगत का ध्यान रखिए, जो बाद में आपको फायदा करेंगे तो ऐसे व्यय कहलाएंगे पूंजीगत व्यय। और ये है आपके पूंजीगत प्राप्तियां, ये आपने भविष्य के लिए करके रखा है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो है मतलब आपके सार्वजनिक ऋण हो रहे, ऋणों की वसूली, विनिवेश, ये आपकी प्राप्तियां और ये बजट व्यय, ये दो इसके संगठक है। सार्वजनिक ऋण में आपके देखिए सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है, इसको भी वापस करना आवश्यक होता है। राजस्व प्राप्तियां, इसमें ना तो देखिए देनदारी में वृद्धि नहीं हो रही है, ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और राजस्व व्यय में क्या आ रहा है, आपके प्रशासनिक कार्यों में, विभागों में संचालन के लिए जो खर्च किए जा रहे हैं वो है। अब बजट के प्रकार या श्रेणियां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न है। और बजट प्राप्तियां का भी क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि बजट प्राप्तियां क्या है इसको भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। बजट के प्रकार या श्रेणियां, तीन प्रकार के बजट आपको दर्शाए गए हैं। एक होता है आपका संतुलित बजट और दूसरा असंतुलित बजट में ही आपके दो प्रकार हम इसको ले सकते हैं, या इसको हम आधिक्य का बजट या घाटे का बजट भी अलग से दर्शा सकते हैं। संतुलित बजट जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, यानी ऊपर जो हमने देखी है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये सब कैसे है, बैलेंसिंग में है। मतलब जितने पैसे हमको प्राप्त हुए हैं उसी के अनुपात में हम खर्च कर रहे हैं, उसी के अनुपात में हमने नियोजन किया, तो ये है आपका संतुलित बजट। ठीक उसी प्रकार असंतुलित बजट, या तो ज्यादा हो जाएगा खर्चा, प्राप्तियों से खर्चा ज्यादा हो गया तो ये आपका मतलब खर्चा ज्यादा हो गया तो आपका घाटे का बजट हो गया।
और जहां प्राप्तियां ज्यादा हो गई तो आपका आधिक्य का बजट ज्यादा हो गया। आधिक्य या बचत का बजट, बचत का मतलब है आपकी प्राप्तियां अधिक है और उसकी तुलना में खर्चे कम हैं, तो ये हो गया आपका आधिक्य का बजट। और यदि आपके सरकारी व्यय अधिक है प्राप्तियों से, तो क्या हो रहा है, ये घाटे का बजट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बजट को बता सकते हैं। देखिए, जब भी आपको ये भी बोला कि हमारा सरकार का जो बजट है वो घाटे का बजट बनाया जाता है, तो सर घाटे का जो बजट बनाया जाता है उसको बाद में संतुलित करने की कोशिश की जाती है। वो बजट कहीं ना कहीं संतुलित करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब घाटे के बजट के प्रकार आपके पास में दिए गए हैं। घाटे के बजट के प्रकार जो हैं, क्योंकि आपके इसमें घाटे का बजट कोर्स के अंतर्गत घाटे का बजट का दिया है, तो घाटे के बजट का प्रकार: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकृत घाटा। तो देखिए, राजस्व घाटा, जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होगा। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां देखी हैं, यानी यहां पर आपका राजस्व व्यय ये अधिक हो गया प्राप्तियों की तुलना में, यानी राजस्व व्यय अधिक है किसकी तुलना में, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में। तो ये आपका आ गया राजस्व घाटा। जहां खर्चे ज्यादा हो गए, प्राप्ति कम हो गई, तो वो आपकी घाटे के अंतर्गत आ गया, तो वो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित है, तो ये राजस्व घाटा हो गया। फिर राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है, ये आपको पूंजीगत प्राप्तियां यानी राजस्व प्राप्तियां और अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे ऋण की वसूली वगैरह, ये सारी चीजें जो आ गई, ये व्यय अधिक हो गए, तो वो राजकोषीय घाटा हो गया। यानी इसमें राजस्व के साथ साथ में पूंजीगत भी आ गया। पूरे राजकोष पे असर करेगा, तो राजकोष में आपका राजस्व भी है और पूंजीगत भी है, तो ये दोनों चीजें आ गई, तो ये राजस्व राजकोषीय घाटा कहलाएगा। फिर प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा यानी राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर, जितना हमने मान लीजिए ऋण वगैरह लिया है, वो जो ऋण वगैरह है उसमें से ब्याज के भुगतान को घटा दिया और उसके बाद भी घाटा आ रहा है, तो वह घाटा कहला रहा है आपका प्राथमिक घाटा। यह सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है, यानी ब्याज के भुगतान को घटाने के बाद होने वाला घाटा, ये कहलाता है प्राथमिक घाटा। फिर आता है बजटीय घाटा। बजटीय घाटे में भी आपका दोनों के अंतर यानी पूंजीगत और राजस्व, इन दोनों को मिला दिए तो आपका बजट बना है। ये व्यय अधिक है और आय कम है, यानी प्राप्ति कम है, तो ये आपका बजटीय घाटा हो गया। मतलब पहले से ही हम जो है घाटे के बजट के हिसाब से, यानी एक प्रकार का आप जो घाटे के बजट का परिभाषा पेश कर रहे हैं, उसी चीज को आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपका राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हो जाएगा। फिर आता है मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा जो है केंद्रीय सरकार के लिए रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। यानी यहाँ पर साख जो है यहाँ पे अधिक हो गई है, तो रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। यानी ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि और सरकार की बाजार उधार में रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पर उधार ज्यादा हो गया है, साख में वृद्धि। मान लीजिए हमने विश्व बैंक से ऋण लिया है ना, तो ये सब चीजें जो है उधार में वृद्धि, साख में वृद्धि हो गई, तो ये हमको घाटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साख वृद्धि वगैरह होना मौद्रीकृत घाटा कहलाएगा। ये है घाटे के बजट के प्रकार। फिर घाटे के बजट के उद्देश्य। घाटे के बजट के उद्देश्य अर्थव्यवस्था में फैली मंदी को दूर करने के लिए, घाटे का बजट लोगों के रोजगार के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए या उनके सार्वजनिक हित के कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं।
तो यदि बाजार में मंदी फैली हुई है, यानी मंदी यानी रोजगार में कमी, उसके लिए कई रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो ये फैली मंदी को दूर करने के लिए घाटे का बजट अच्छा होता है। फिर युद्धकालीन समय में युद्ध के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए, जब देश में अशांति का माहौल हो, युद्ध की स्थिति हो, तो अतिरिक्त संसाधनों के लिए बजट का एक बहुत बड़ा कोष जो है यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। फिर अर्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास करने के लिए, जो देश पिछड़ा हुआ देश है, उनको घाटे के बजट से फायदा होता है। संतुलित तो वो बाद में कर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त अतिरिक्त एवं अप्रयुक्त संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए, यानी कुछ संसाधन हमारे पास में है, देश में उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसको भी प्रयोग करने के लिए जो अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ घाटे के बजट के माध्यम से भी उसको गतिशील बनाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर समग्र मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर करना, यानी बेरोजगारी को दूर करने के लिए समग्र मांग में वृद्धि करना, मांग को बढ़ाना, सभी प्रकार के उत्पादन के समस्त साधनों की मांग को वृद्धि करना। फिर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यदि पूंजी की कमी के कारण हम किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर अतिरिक्त बजट के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये घाटे के बजट के उद्देश्य हैं। इतना जो आपके कोर्स में दिया है बच्चों, सिलेबस के अनुसार जो दिया है, उस चीज को मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की गई है। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीजें, थोड़ी बहुत कुछ चीजें आपके पास में आती हैं, है ना? आपका एनसीईआरटी में कह लीजिए, आपका नवबोध में कह लीजिए, या आपकी प्रबोध की बुक में कह लीजिए, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को बताने की कोशिश किए हैं। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बजट के प्रकारों को, बजट के उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस वर्ष जो है आपका यहाँ पर कोर्स में से 13 नंबर के प्रश्न को पूछा जाना है, मतलब 13 नंबर आपको कवर करने हैं, जिसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो इस आधार पे आपको बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करना है, छोटे-छोटे प्रश्न लेके करना है, 6 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा। तो आपके घाटे के बजट के उद्देश्य कह लीजिए, घाटे के मतलब बजट के प्रकार कह लीजिए, फिर इसके सरकारी बजट के उद्देश्यों को कह लीजिए, और छोटी-छोटी सारी चीजें, उन चीजों को आपको यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पूरा तैयार होते हैं यहाँ पर बजट के अंतर्गत, सरकारी बजट के। इसके बजट के संगठक जरूर देखिएगा, तत्व, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है ना? इस चीज को भी आप समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष कर जो है जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है, उसी व्यक्ति को चुकाना होता है। अप्रत्यक्ष कर जो है, उसका दायित्व और भार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। प्रत्यक्ष करों की चोरी की जा सकती है, अप्रत्यक्ष करों की चोरी करना संभव नहीं है, क्योंकि वो वस्तु हम खरीदने के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितनी प्रकार की वस्तुएं या जो सुविधाएं हम ले रहे हैं, उसके बदले में जो कर हम चुका रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर लोकप्रिय नहीं होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है ये लोकप्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 3 पॉइंट 4 पॉइंट के आपको इसके अंतर भी देखना है। तो ये कोर्स आप लोग का ये वाला जो सिलेबस के अनुसार सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था में जितना दिया है, उसको मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ। आप लोग इसको एक बार और अच्छे से बुक में पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए।